बम्बई में अकेला आया था, बिल्कुल अकेला। मैं नाटक को ये सोच के नहीं चूज़ करता हूँ कि मुझे अब कॉमेडी करना है या मुझे थ्रिलर करना है। इश्क हो गया थिएटर से, मोहब्बत सी हो गई। थिएटर संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं देता है आपको। थिएटर का दूसरा नाम संघर्ष है। एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है थिएटर में। मतलब निरंतर काम करते रहना ही मेरी एक मुझे कह लीजिए कि मैं अपनी सफलता मानता हूँ। अगर आपके पास जीवन यापन का साधन है तो आप थिएटर कीजिए। इससे 46 साल से जी मतलब लगभग समझिए हाफ अ सेंचुरी आपका हो गया थिएटर करते हुए। जी तो आपको इतने साल तक थिएटर में लगे रहने का क्या मोटिवेशन है, क्या इंस्पिरेशन है? मोटिवेशन वो नाटक हैं जो लगातार हम खेलते रहते हैं, दर्शकों का एक रिएक्शन है और जो सुख की अनुभूति कह लीजिए, जो सेटिस्फैक्शन मंच पर मिलता है, मुझे शायद नहीं लगता कि और किसी परफॉर्मिंग आर्ट में इतना सेटिस्फैक्शन मिलता। तो ये लगातार करते रहते करते करते एक इतना जैसे कह लीजिए कि आ, इश्क हो गया थिएटर से, मोहब्बत सी हो गई, इतनी बेइंतहा मोहब्बत हो गई कि अब वहाँ से वापस निकलना बहुत मुश्किल है। तो आप और 2-3 और ऐसे ग्रुप्स हैं जो इंडिविजुअल जो हैं वो जी जी चला रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल चलाना तो मतलब फिर भी आसान है जी क्योंकि एक बंदा नहीं होता, दूसरा संभाल लेता है। जी। तो ये अकेले ये पूरा यात्री को इतने से चलाना आपने कैसे किया? एक्चुअली मैं बहुत सारे ग्रुप्स को देखता रहा पहले, जो हमारे सीनियर्स ग्रुप थे, इप्टा और भी दिनेश जी का ग्रुप। मगर मुझे ऐसा लगा कि अगर इंडिविजुअली मैं इस पर काम करता हूँ, इंडिविजुअली चलाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ वो शायद संभव हो सकें। बिकॉज़ जब एक इंस्टीट्यूशन होता है उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा दखल होता है, निर्णय होता है, किसी को कोई चीज़ पसंद आ रही नहीं आ रही, चाहे वो चीज़ मुझे लगता है कि या वो नाटक सफल हो सकता है। बट कई बार जो विचारों में मतभेद होता है, और उसकी वजह से मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो मैंने देखी हैं जो किसी न किसी से बंद हो गए, उसकी वजह कुछ भी रही हो। तो मुझे लगा कि इंडिविजुअली काम करेंगे तो शायद उन चीज़ों का निर्णय मैं ले सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। आपने इसीलिए इसीलिए लगातार मैं फिर इस पे काम करता रहा कि एक संस्था अकेले चलाने की क्या क्या तकलीफ़ें हैं और उसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जितना मैंने मंच पे काम किया उससे ज़्यादा मेरी कोशिश ये रही कि मैनेजमेंट जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है इस तरह के काम के लिए। तो आपको ये नहीं लगता कि अभी आपको थोड़ा बहुत लाइक डिसेंट्रलाइज कर लेना चाहिए कि ऐसे कोर टीम जैसी बनानी चाहिए जो आपकी मदद करें संभालने में? मेरे पास कोर टीम है एक्चुअली। मैं पिछले आपको बता दूं पिछले करीब 8-9 साल से सिवाय एक्ट करने के और डायरेक्ट करने के और लिखने के कुछ भी काम नहीं करता हूँ थिएटर का। कोर टीम है जो डिज़ाइन कर रही है, कोर टीम है जो प्रोडक्शन देखती है। मैं मतलब हार्डली कुछ काम करता हूँ, मतलब उन्हें गाइड कर देता हूँ कि कैसे क्या करना है। बट हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे कि पवन भाटिया हैं एक, जो कि पूरा जैसे कि करस्पॉन्डेंस से लेके डिज़ाइनिंग से लेके वेबसाइट, हर चीज़ जो है ना वो देखते हैं, मार्केटिंग, म्यूज़िक ऑपरेशन, लाइट ऑपरेशन। उसी तरह हमारे जो प्रोडक्शन वाले हैं 2-4 लोग, वो स्ट्रांगली, वो अभी देखिए हम लोगों के फेस्टिवल में 10 नाटकों के 25 शो हैं। मगर मैं बड़ा रिलैक्स होकर बैठा हूँ कि इस ये सब नाटकों के अलग अलग बॉक्सेस हैं, वो एक दिन सब आके तक चेक कर लेंगे और थिएटर पे पहुंचा देंगे। कब पहुंचाएंगे, कब सामान फिर से वापस आएगा, मुझे बिल्कुल इस बात में मतलब उससे की कोई परेशानी नहीं है। सो मैंने बहुत सारा काम डिवाइड कर रखा है कि मुझे पता है कि आने वाली समय में इतनी सारी भाग दौड़ फिजिकली मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास अच्छी टीम है। तो आर्टिस्टिक डिसीजन तो आप ही लेते होंगे। जी जी, वो मैं लेता हूँ। क्योंकि एक चीज़ है कि जिस वजह से मैंने शायद सीरियल, फिल्में और ओटीटी या वो और सारे बहुत सारे मीडिया में काम नहीं किया, उसकी वजह ये है कि एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है थिएटर में, और टाइम पे रिहर्सल होना,
टाइम पे कलाकारों को इस बात के लिए फोर्स करना कि टाइम पे रिहर्सल पे आइए, ये सब की वजह से मैंने बहुत सारा काम नहीं लिया। बिकॉज़ अगर मैं ही बिज़ी हूँ और मैं ही लेट जा रहा हूँ, तो मैं अपने कलाकारों को किस मुँह से कहूँगा कि आप लोग टाइम पे आइए। इसीलिए आप अगर हमारी कभी रिहर्सल में आएँ तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अगर 6 बजे की रिहर्सल है तो मैक्सिमम 6:15 बजे सारे लोग आ जाते हैं और रिहर्सलें शुरू हो जाती हैं। तो आपने मतलब रिलेटिवली हाल में लिखना भी शुरू किया। पहले तो आप दूसरों के प्ले करते थे, अडैप्ट करते जी, थे या जी, कुछ, जी, जी। लेकिन ऐसा वक़्त आया कि आपने लिखना भी शुरू कर दिया। तो इसकी वजह क्या है? आप शायद बहुत सारी बार मेरे इंटरव्यू कर चुकी हैं, आपको शायद पता हो कि मराठी के बहुत सारे प्लेज़ मैं हिंदी में कर चुका हूँ। 25 प्ले मैंने मराठी के हिंदी में किए। लिख तो मैं शुरू से रहा हूँ। मेरा पहला लिखा हुआ नाटक कसाईवाड़ा, वो एक कहानी से था शिव मूर्ति जी की। तो लिख तो मैं लगातार रहा हूँ, लेकिन अभी इन दिनों फ्रीक्वेंटली मैंने लिखना इसलिए शुरू किया कि स्क्रिप्ट्स की बड़ी मारामारी है। स्क्रिप्ट है ही नहीं हिंदी में। जो भी मराठी में अच्छे प्लेज़ थे वो हम कर चुके हैं। हिंदी में स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती हैं। तो मुझे लगा कि और जो स्क्रिप्ट हैं भी, तो वो समय के हिसाब से नहीं हैं, या तो उनके थीम बहुत पुराने हैं या उनकी उनमें बहुत लंबी चौड़ी कास्टिंग है। तो मैंने ये सोचा कि जो आज के विषय हैं, आज की समस्याएं हैं, इन पर थोड़ा सा लिखा जाए। तो मैंने ये पिछले कई सालों से जो अब इस फेस्टिवल में भी कुसुम कुमार जी का नाटक है रावण लीला, इसके अलावा सारे प्ले जो हैं वो मेरे लिखे हुए हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि नए नए टॉपिक, नई नई सब्जेक्ट को छुएं, जो आज की पब्लिक से या आज के एक्टरों से कम्युनिकेट करें, उनको ऐसा लगे कि हाँ उनकी कहानी कह रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्ले सफल होने का आप कोशिश है। तो आप आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? अब इतने सालों बाद? एक्चुअली सफलता मतलब निरंतर काम करते रहना ही मेरी एक मुझे कह लीजिए कि मैं अपनी सफलता मानता हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्टिव नहीं हुआ। मैं मुझे बहुत सारे प्रलोभन लोगों ने दिए, मतलब लोगों ने नहीं आए, लेकिन मैंने उनको नहीं छुआ। शायद मेरा थिएटर से इतना ज़्यादा लगाव है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि मुझे कोई और बाहर की चीज़ कभी उस मतलब कह लीजिए उस जगह नहीं घुस पाती जहाँ से मैं अपने आप को विचलित महसूस करूँ। मैं ये सोचता हूँ कि लगातार काम करते रहना, कलाकारों से, नए नए कलाकारों से जूझना, उनको नए कलाकार हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ट्रेंड नहीं है, या कोई यहाँ वहाँ से डिग्री लिए हुए नहीं हुए। हमने अपने वर्कशॉप किए, उन्हीं से अपने एक्टरों को चूज़ किया, और वो धीरे धीरे नाटकों में काम करते करते आज प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नए कलाकारों में जो एनर्जी, जो ताकत, और जो जिसे कह लीजिए कि ललक होती है, वो बहुत अच्छी होती है। और उसको थोड़ा सा ये है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, बट उनसे आप बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप अभी इस फेस्टिवल में 2 नए प्ले कर रहे हैं, जी। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए? एक प्ले है फ़ोन पे। फ़ोन पे जैसा कि उसका नाम है, ये कॉमेडी है और कह लीजिए सटायर है। ये फ़ोन एडिक्टेड लोगों के ऊपर है कि किस कदर फ़ोन या छोटी सी ये मशीन धीरे धीरे हमारे जीवन का अंग तो बन गई, लेकिन कितनी सारी इसमें अच्छाइयाँ हैं और कितनी सारी बुराइयाँ हैं। किस कदर ये हमारे जहन में, हमारे कह लीजिए परिवार में इस तरह से समा गई है कि कई बार हम इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर बैठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और मतलब वो कितना डिस्टर्ब कर रही है हमें, ये ज़रूर है कि हम एक बटन दबाते ही पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर लोग होटल में बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अलग अलग फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अरे बाहर गए हैं, खाना खाने गए हैं, तो भाई बातचीत कर लो, कुछ एक्सचेंज कर लो, आज आपने क्या किया, लेकिन नहीं, फ़ोन पे लगे हुए हैं। ये इसकी कहानी एक ऐसे कपल की कहानी है जिनकी शादी को 1 साल हुए हैं, और वाइफ हस्बैंड को इसलिए डिवोर्स करना चाहती है कि उसको लगता है कि फ़ोन एडिक्टेड है हस्बैंड। और बातों बातों में कोर्ट में ये पता चलता है कि दरअसल हस्बैंड एडिक्ट नहीं जितनी वाइफ है। ये पूरा का पूरा जो प्ले है इस सराउंडिंग में है, जिसमें फ़ोन की वजह से क्या क्या तकलीफ़ें हैं और फ़ोन की वजह से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं,
वो इन सब पे बातचीत है। और मुझे लगता है कि हर दर्शक इससे रिलेट करेगा अपने आप को। और दूसरा प्ले विक्रम राठौर? विक्रम राठौर जो है, ये थोड़ा सा एक ऐसा अटेम्प्ट है जो मुझे लगता है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। ये थोड़ा इंटेंस प्ले है, सीरियस सब्जेक्ट लिए हुए है। देश भर में हो रहे बलात्कार को लेके ये नाटक गूंथा गया है, जिसमें जिसकी पृष्ठभूमि में एक वकील है जिसका नाम है विक्रम राठौर, जो पैसे के लिए कोई भी केस लड़ता है। उसकी जो कह लीजिए बैक स्टोरी है वो बहुत फेलियर्स किस्म की रही है। तो जब उसने सक्सेस हासिल की तो उसने देखा कि बहुत सारा पैसा है इसमें। तो वो अब ये नहीं देखता कि किसने कितना क्या क्राइम किया हुआ, कितना विग्रस क्राइम किया हुआ है। उसको मुंह मांगे पैसे मिलते हैं, वो कोई भी केस ले लेता है। तो उसकी कहानी ये है कि वो आज एक बहुत ही, जिसे कह लीजिए कि बहुत ही हाई प्रोफाइल रेप केस जीता है, जिसमें पता था पूरी दुनिया को कि बलात्कार उस बिजनेसमैन के बेटे ने किया है, लेकिन वो फिर भी उसको बचा लेता है। और जब ये घर लौटता है तो ये अपने अहम और अपने स्वयं से बात करता है। उसका स्वयं और अहम उसको कुरेद रहा है कि तुम जीवन में कहाँ जा रहे हो। तो एक ये पूरे नाटक में उसकी लड़ाई उसके स्वयं से है और अहम से है। तो जो कैरेक्टर हैं ये दोनों स्वयं अहम, इनको मैंने मतलब कैरेक्टर बनाया है, जिससे वो जूझ रहा है, अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है और बार बार वो अहम उसको ये कह रहा है कि तुमने चाहते तो तुम उस लड़की को बचा सकते थे, उसको सज़ा दिलवा सकते थे, लेकिन तुम्हें तो पैसे से मतलब था, तुम्हें तो पैसा मिलना चाहिए। तो इसकी पूरी लड़ाई खुद से है इस पूरे नाटक में। तो वाइफ उसकी छोड़ के चली गई है, बिकॉज़ वो ये कहती है कि जब तक तुम अपना सोच नहीं बदलते मैं वापस नहीं आऊँगी। और उसका कहना है कि सोच क्या सोच होती है? क्या मेरे दरवाजे पर एक मुजरिम आया, उसने कहा है कि मैंने खून किया तो मैं उसे दरवाजे से लौटा दूँ? एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ मैं, मेरा काम है लोगों को बचाना। सो उसकी ये थ्योरी है, बस इसी थ्योरी को लेकर पूरा प्ले है और वो अपने आप से लड़ रहा है। तो ये 1 घंटे 15 मिनट का प्ले है, बहुत ही इंटेंस प्ले है और एक सीरियस सीरियस विषय को चुनने की कोशिश की हमने। और ये रोल आप ही कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ और भी अहम कोई बना है और स्वयं नहीं, अहम एक है और स्वयं मतलब ईगो उसके मैंने दो में डिवाइड कर दिए हैं और दोनों उसको घेर रहे हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि उस लड़की ने से भरी अदालत में तुमने ये सब पूछा, ये किया, वो किया। सो घुमा फिरा के एंड जब प्ले का होता है और उसकी पत्नी, वो लड़की और वो अहम स्वयं चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो वो ऑडियंस से यही बात करता है कि एक प्रोफेशनल लॉयर को क्या करना चाहिए। वो ये कहता है कि कसाब को जब गोली लगी और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में पहुंचा तो ड्यूटी पे बैठ के डॉक्टर को क्या करना चाहिए? उसे बचाना चाहिए या उस वहशी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसने इतना बड़ा जुर्म किया है? तो ये सवाल अक्सर लोगों के सामने उठता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये उसका जस्टिफिकेशन है और बाद में वो ये कहता है एक प्रोफेशनल लॉयर की जो ड्यूटी है वो मैंने की। सो ये प्ले आप लोग देखें ज़रूर, मैं चाहता हूँ देखें, क्योंकि इसमें एक आवाज़ है, एक आवाहन है, एक कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को हमने अंडर करंट किया है। कोर्ट में जो हो रहा है, पुलिस में जो होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सेंसिटिव है ये और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आए शायद। आपने काफ़ी दिनों के बाद ऐसे सीरियस सब्जेक्ट उठाया है। पहले तो आप बहुत कर चुके हैं, पुरुष भी किया है आपने जी और जी, कालचक्र भी किया है, कालचक्र, दिल्ली दिल ऊंचा। ऊंचा सुनती है, ये सब की है। तो बीच में आपका कुछ मुझे लगता है ध्यान थोड़ा और हल्के प्ले, हल्के में आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड वे, मतलब एंटरटेनिंग प्लेस की तरफ मुड़ गया था। फैमिली ड्रामास हो, कॉमेडीज जी हो, जी। एक थ्रिलर भी आपने बनाया भी, हॉरर थ्रिलर। हाँ, तो ये सीरियस सब्जेक्ट पे लौटने की क्या वजह? नहीं लौटने की कोई वजह नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं नाटक को ये सोच के नहीं चूज़ करता हूं कि मुझे अब कॉमेडी करना है या मुझे थ्रिलर करना है। स्क्रिप्ट कोई अगर घर कर गई, स्क्रिप्ट छू गई मुझे और स्क्रिप्ट बहुत परेशान करने लगी कि नहीं इसको मंच पर आना चाहिए, वो नाटक करने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगला नाटक मैं पहले से डिसाइड करूँ कि मैं कॉमेडी ही करूँगा या सीरियस ही करूँगा।
हो सकता है इसके बाद लगातार मैं दूसरा प्ले अटेम्प्ट सीरियस करूँ या कॉमेडी करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी है कि स्क्रिप्ट मेरे दिल को कितनी छू रही है और मैं उसको कई बार अपने एक्टर्स के सामने पढ़ के उनके व्यूज़ लेता हूँ कि आपको क्या लग रहा है, डिस्कशंस करता हूँ। कई बार मैं आधी स्क्रिप्ट लिखने के बाद डिस्कशन करता हूँ और बाकी स्क्रिप्ट में रिहर्सल के दौरान लिखता हूँ। तब मुझे लगता है कि एक्टर्स से बहुत सारा फीडबैक मिलता है। तो इस तरह ये प्ले भी कह लीजिए कि मैंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा और सबके व्यूज़ पूछे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं ये सर के ऊपर से निकल जाए, लोगों को समझ में ना आए ये कैरेक्टर्स जो मैंने क्रिएट किए हैं इसमें। बोले नहीं, नहीं सर। एंड मुझे ऐसा लगता है रिज़ल्ट कुछ भी हो प्ले का, देखिए कोई भी फ़िल्म, कोई भी सीरियल या कोई भी नाटक, पहले से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो दर्शकों को कैसा अच्छा लगेगा। बट हमें इस बात का गिला नहीं हुआ कि हमने एक सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया और रिहर्सल भी हमने बहुत अच्छी की है। अब देखिए पब्लिक के ऊपर है वो कैसा इसका रिस्पॉन्स करते हैं। आपने जो पहला प्ले आपने किया था एकता गधा, वो एक पॉलिटिकल सटायर जी, था। जी। तो आपको लगता है आज के ज़माने में पॉलिटिक्स के बारे में सच बोलना मुमकिन है? नहीं, एक तो बोलना मुमकिन नहीं है, दूसरी चीज़ अब पॉलिटिकल ह्यूमर को लोग ह्यूमर समझते नहीं हैं। पॉलिटिकल ह्यूमर पर हमने बहुत सारे प्लेस किए, एक थगदा किया, बीच में एक और प्ले मैंने परिसाई हरिशंकर परसाई जी की कहानी पर किया था, तेरी मेरी प्रेम कहानी। वो भी पूरी तरह से पॉलिटिकल सटायर था, कॉमेडी थी। बट आज की डेट में बहुत मुश्किल है बिकॉज आप किस पे कमेंट करेंगे और लोग मेरे ख्याल से अब जो सारी पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इतना एक्सपोज हो गया है कि सबको पब्लिक को ये पता चल गया है कि कोई भी पॉलिटिकल कैरेक्टर या पॉलिटिकल लीडर्स ये सब के जो भी कैरेक्टर्स हैं जो पब्लिकली नोन हो गए हैं, तो अब उन पे ना तो कोई हंसता है ना कोई उनका अगर आप मजाक उड़ाएं तो कोई सीरियसली लेता है। किसी ज़माने में छोटे छोटे पॉलिटिकल कैरेक्टर्स थे, मतलब मुझे लगता है लास्ट जो पॉलिटिकल ह्यूमरस लीडर हुए हैं वो लालू जी हुए हैं जिनके ऊपर लोगों ने बहुत सारे मीम्स बनाए, हंसे लोग, और वो भी उन्होंने भी कभी इस बात का बुरा नहीं माना। लेकिन अब बहुत मुश्किल है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा छोड़िए, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा पॉलिटिकल प्ले चल रहा हो जहाँ लोग हंसें या लोग सीरियसली उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी पर या किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी पे कमेंट करें, बिकॉज़ वो थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं उसको लेके। आपने मुंबई में तो अपनी आप दर्शक बना के रखे हुए हैं, मतलब आपकी फॉलोइंग है यहाँ पे। और पिछले कुछ सालों से आपका ग्रुप और भी ग्रुप्स काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं जी। दूसरी दूसरी जगहों में। तो आपको लगता है कि वहाँ पर भी आप पहुँच पा रहे हैं, आपके नाटक, आपके मैसेज उन लोगों को पहुँच रहे नहीं, हैं? मुझे नहीं लगता कि इस ये बहुत अच्छे से हो पा रहा है बिकॉज़ बाहर जब भी हम जाते हैं, अभी हम लोग सिलीगुड़ी गए थे, बाहर हम भी जब जब भी जाते हैं तो हम स्पॉन्सर्ड होते हैं। स्पॉन्सर्ड का मतलब प्राइवेट शो जिसमें लोग जो एक कम्युनिटी या कोई ओकेज़न होता है वो लोग बुलाते हैं, तो वो आम दर्शक नहीं है थिएटर के, वहाँ थिएटर होता ही नहीं है। किसी ओकेज़न की वजह से हमारा नाटक देखा, उन्होंने एंजॉय किया, मिले सब कुछ। लेकिन वो जो एक लड़ाई है कि आ, दूसरे शहरों में भी नाटक बम्बई की तरह हो जहाँ लोग टिकट खरीद के नाटक देखें, एंजॉय करें, ऐसी परंपरा 45 साल में नहीं बन पाई, मेरे देखते तो नहीं बन पाई। बिकॉज आज भी देखिए पृथ्वी थिएटर के बियॉन्ड या एनसीपीए के बाहर जब भी हम कहीं हिंदी थिएटर लेके जाते हैं तो हमें मुश्किल ही होती है। किसी ज़माने में रंग शारदा में भी हम शो करते थे, वहाँ भी दर्शक होते थे, नेहरू सेंटर में भी करते थे। अब रेंट इतने हाई हो गए हैं, पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है कि अब जो है ना हिम्मत नहीं बढ़ती बिकॉज टिकट बहुत हाई होता है, लोग ख़रीद नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, हिंदी थिएटर का वो डेवलपमेंट जहाँ दर्शक टिकट पर विंडो पर टिकट खरीद के लगातार नाटक देखें पृथ्वी और एनसीपी के बियॉन्ड, ऐसी कोशिश किसी भी थिएटर मैनेजमेंट की नहीं है बम्बई में। तो उसकी वजह से बहुत सारी उलझनें हैं और वो रहेंगी बिकॉज जो थिएटर रेंटल हैं, जिनको सिर्फ रेंट से मतलब है, वो थिएटर कभी भी मैनेजमेंट वो ये नहीं देखते कि इस नाटक के दर्शक यहाँ ज़्यादा हैं तो इसको हम बढ़ावा दें, इसको कुछ आगे बढ़ाएं, प्रमोशन करें।
ऐसी किसी थिएटर की या मैनेजमेंट की कोई कोशिश है नहीं। पृथ्वी थिएटर आप जानती हैं लगातार इस बात का प्रयत्न करता है, इस बात का प्रयत्न करता ही रहता है कि हमारे यहाँ दर्शक बढ़ते ही चले जाएँ। तो जो एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर कपूर फैमिली ने जो क्रिएट किया था, जेनिफर जी ने, शशि जी ने, वो आज कुणाल संभाले हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे लगता है कि वो वैसा ही बना रहेगा। ऐसी कोशिश इस देश में किसी की नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग पृथ्वी थिएटर पर नाटक देखने आए जो कि पृथ्वी जैसे 10 थिएटर खड़े कर सकते हैं, लेकिन सोच नहीं है वैसी, सोच है ही नहीं वैसी। सिर्फ ऑडिटोरियम बनाने की सोच है जहां लोग शिफ्ट के हिसाब से हायर पे थिएटर लें, नाटक करें या म्यूजिकल करें और जाएं घर। उनका कोई कनेक्शन नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई रिलेशन नहीं नाटककारों से, नाटक कंपनियों से। इसलिए दर्शक बढ़ना बहुत मुश्किल हो रही है तो और यही हाल पूरे देश का है। बम्बई के बाहर हर जगह अभी भी लोग फ्री में देखने की चीज़ समझते हैं थिएटर को। 2-2 ढाई-ढाई महीने की मेहनत करने के बाद भी दर्शक आते नहीं हैं। हाथ जोड़ के आपको दर्शकों को बुलाना पड़ता है, मुफ्त में नाटक दिखाना पड़ता है। मैं इस बात की लड़ाई पूरे आज से नहीं, पिछले 25 साल से कर रहा हूँ और सारे देश के लोगों से अपील करता हूँ कि मुफ्त में नाटक दिखाना बंद कीजिए। बिल्कुल ये प्रैक्टिस बंद ही होनी चाहिए कि कोई भी आदमी, जो भी दर्शक दीर्घा में बैठा है, वो टिकट ले और नाटक देखे। आपको लगता है कि आपने इतने साल जो नाटक किया, आपके इतने अनुभव अच्छे बुरे रहे होंगे, उन पे कुछ नाटक लिखें आप या उपन्यास ही लिखें? मैं आपको बताऊँ, आपसे एक बार बहुत पहले बात हुई थी मेरी कि मैं अपनी रंग यात्रा पर, अपने पूरे जीवन की रंग यात्रा पर किताब लिख रहा हूँ। वो ऑन द वे है, मतलब काफ़ी काम हो चुका उस पर, कर रहा हूँ और मुझे लगता है इस 2025 में वो आ जाएगी और लगातार मेरी कोशिश ये है। उसमें मैं अपने पूरे जीवन के संघर्ष की, देखिए मैं बम्बई में अकेला आया था, बिल्कुल अकेला। एक आदमी सिर्फ मात्र मुझे जानता था और वो अगर स्टेशन मुझे नहीं लेना था तो शायद मैं वापस चला जाता। मैं इतनी छोटी सी जगह, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है दतिया, जहाँ से मैं हूँ, और यहीं आके मैंने अपनी थिएटर की पढ़ाई की थी। लेकिन शुरू से, बचपन से ही लिटरेचर से मेरे फादर जुड़े हुए थे, तो वो लिटरेचर पढ़ने की आदत ने हमें थिएटर में बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि किताब में मैं ये सारे अनुभव लिखूंगा कि कितनी मुश्किलों के बाद भी थिएटर करते करते हम यहाँ पहुँच सकते हैं। हम इस छोटी सी जगह से जब इतने लंबा रास्ता तय कर सकते हैं, जहाँ हमारी थिएटर संस्था को 46 साल हो गए हैं, 100 नाटकों का निर्माण, 5,500-6 हज़ार शोज़, 200 से 250 एक्टर, 50 वर्कशॉप और पता नहीं बहुत सारी कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ सब की, जिसका मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था। तो कोई भी ऐसा कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो आपको लगता है कि मुश्किलों के बावजूद भी आप कभी हताश नहीं हुए? आपको ये नहीं लगा कि भई अभी बंद करके यार कुछ और आसान सा काम करते हैं, ये बहुत मुश्किल है? नहीं देखिए, हताश तो थिएटर में 2 चीज़ें, आप थिएटर का दूसरा नाम संघर्ष है, चुनौतियाँ हैं। यहाँ एक नाटक सफल होता है तो आपकी एनर्जी हाई होती है और फिर दूसरी बार वो नाटक नहीं चलता तो फिर आप हताश होते हैं। लेकिन हताश होने के साथ साथ ये भी है कि आप अगला शो अगर आपका फिर से फुल हो जाता है, फिर आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये उतार चढ़ाव तो जीवन का एक दर्शन है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन मुझे ऐसी हताशा कभी नहीं हुई कि मैं थिएटर छोड़ूं और कुछ और करूं। बहुत बार ये सोचता हूँ, जैसे हर बार मैं ये सोचता हूँ कि फेस्टिवल पृथ्वी तक ही सीमित रखूँ। अब देखिए, सब कुछ अपने आप होने लगा और पृथ्वी थिएटर के अलावा 4 और जगह हम लोग प्ले कर रहे हैं। पृथ्वी हाउस, एनसीपीए, लता मंगेशकर थिएटर और रंगशीला। तो कहाँ से एनर्जी आ गई? और सब करीब 50-60 एक्टर काम कर रहे हैं हमारे इस पूरे फेस्टिवल में और सब में इतना जोश है कि आप मेरी रिहर्सल पे आए तो देखेंगे सब वेट कर रहे हैं कब उनका शो आए। और मैं थैंकफुल हूँ, इस साल हमारे फेस्टिवल को अनुपम खेर जी का जो स्कूल है एक्टर प्रिपेयर, वो और ओएनजीसी सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा, मतलब बहुत
सम्मान की बात है कि ये लोग हमारे साथ जुड़े। इससे क्या होता है कि हम थोड़ा मानसिक रूप से रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर कभी किसी नाटक में दर्शक कम ज़्यादा हुए, नुकसान भी हो गया, तो हमारी गतिविधि नहीं रुकती है। कहीं हमें सपोर्ट है, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था हमारी पकड़ में रहती है। तो सब मिला के कोई ना कोई जब जब हमारा फेस्टिवल आता है, कोई ना कोई हाथ थाम लेता है या ईश्वर ऊपर से भेज देता है कि हम आपके साथ हैं, आप चलिए। तो कोई नया रंगकर्मी आपसे आके पूछे कि भाई हमें नाटक क्यों कर रहे हैं, हम नए रंगकर्मी में क्यों जुड़े, तो आप उसको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप आज के ज़माने में आप उसको कैसे प्रोत्साहित करेंगे? मैं सिर्फ अब लोगों से यही बोलता हूँ, जो लोग भी रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, कि देखिए रंगमंच से जुड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यहाँ से आप जीविका नहीं चला सकते, पहली बात तो ये। चाहे आप कितने भी महीने के 10 शो भी करें तो उस पर आप भरोसे नहीं रह सकते। हालांकि मैं अपने कलाकारों को ऐसा नहीं कि मुफ्त में काम करवाता हूँ, कुछ न कुछ उनके शो के बाद उनके हिस्से में आता है, लेकिन वो उतना नहीं है कि वो अपनी जीविका चला सके, उतना हमें मिलता ही नहीं है थिएटर से। तो सब मैनेज कर रहे हैं। तो मैं एक्टरों से ये बोलता हूँ, अगर आपके पास जीवन यापन का साधन है तो आप थिएटर कीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप भटकेंगे नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास जीने के लिए या खाने पीने के लिए एक पैसा है, तो आप संतुष्टि के लिए काम करेंगे। और थिएटर संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं देता है आपको। और जब आप बहुत सारा काम करोगे तो आपको इतना चींटी भर मिलेगा। तो जिसके अंदर ये पेशेंस है वही थिएटर करे। क्योंकि आप ये सोचें कि मैं थिएटर में 2-3 साल काम करके और फिर सीरियल फिल्मों में काम कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि अब आज की डेट में, जैसे अब मैं अपनी संस्था की बात करूं, तो हम एक साल में एक नया नाटक कर पाते हैं या 2 कर पाते हैं, एक रिवाइव करते हैं, एक नया। उसमें हो सकता है जो नया एक्टर आ रहा है उसकी उम्र का रोल ना हो, तो उसको 2 साल अगले साल वेट करना पड़ेगा। तो इतना पेशेंस चाहिए, और पेशेंस आजकल के नौजवानों में कितना है वो आप सबको भी पता है। इसीलिए ये बहुत ही, जिसे कह लीजिए, होश का काम है, जोश का काम नहीं। होश में रह के कॉन्शियसली डिसीजन लेना कि मैं थिएटर करूंगा, तो उसको 5-7 साल छोड़ देना चाहिए अपने आप को, बस। और जो वहाँ से सीखने को मिल रहा उसको लेता जाए, अपने आप को परिपक्व करे, अपने आप को मजबूत करे हर दिशा में। क्योंकि थिएटर आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है, थिएटर आपको लाइट्स ऑपरेट करना भी सिखाता है, थिएटर आपको म्यूज़िक ऑपरेट करना भी सिखाता है, बैक स्टेज भी सिखाता है, आपको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना भी सिखा सकता है। और एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, सब चीज़ों का वहाँ पर मिश्रण है। आपके पास कितनी ताकत है क्या उठाने की, वो आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग हैं थिएटर में जो एक्टर बनने आए, लेकिन किसी वजह से वो एक्टिंग नहीं कर पाए, तो उन्होंने लाइट डिज़ाइनिंग शुरू की और आज वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बट थिएटर से जुड़े हैं वो। सो कहने का मतलब यहाँ बहुत कुछ है। आप कितना चूज़ कर सकते हैं, आप में कितनी कुव्वत है, आप कितना सीख सकते हैं। किताबें पढ़ने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, अच्छी फिल्में देखने से कोई नहीं रोक रहा है। कितना आप सीख रहे हैं। आप अच्छे एक्टरों की परफॉर्मेंस देख के कुछ नहीं सीख रहे हैं और आंख बंद करके बैठे हैं, कान में रुई लगा डाल के बैठे हैं, तो फिर तो आपको कोई एक्टर बना ही नहीं सकता ना। तो ओम जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और ये इच्छा कि भाई आपकी यात्रा और बहुत सालों तक चलती रहे। मैं मुंबई थिएटर गाइड को और उसके साथ जुड़े हुए लोगों को और दीपा गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार है उनका। इतने सालों से उनका सहयोग है, उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई है, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार। हमारा फेस्टिवल देखने आइए और नाटकों का आनंद लीजिए। नमस्ते।